So, hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, The Rise of Empire. नीचे कोटेशन दी गई है कौटिल्य जी के द्वारा, उसे हम रीड करते हैं. There cannot be a country without people and there is no kingdom without a country. इसमें बोला गया है कि लोगों के बिना देश नहीं होता और देश के बिना राज्य नहीं होता. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको. द बिग क्वेश्चंस. व्हाट इज एन एम्पायर? एम्पायर क्या होता है? सेकंड, हाउ डिड एम्पायर्स राइज एंड शेप इंडियन सिविलाइजेशन? एम्पायर कैसे बने और उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को कैसा आकार दिया? ठीक है. व्हाट फैक्टर्स फैसिलिटेटेड द ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर्स? किंगडम से जब एम्पायर में चेंज हुआ तो क्या बदलाव आए और किन कारणों के वजह से आए चेंज? ठीक है. फोर्थ, व्हाट वाज लाइफ लाइक फ्रॉम द 6th to 2nd century BCE? 6th से 2nd century BCE में लोग कैसे रहते थे? उनका लाइफस्टाइल कैसा था? उनकी लाइफ कैसी थी? लैंडिंग ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द ग्रेट सिटी, a little dizzy, they saw a girl talking to a person on horseback dressed in strange clothes. As he left, she turned to them and they asked her for her name. जब वो बड़े शहर के किनारे उतरे तो उन्हें उन्हें थोड़े चक्कर आने लगे. उन्होंने एक लड़की को देखा जिसने बहुत अजीब कपड़े पहने थे और वो एक व्यक्ति से बात कर रही थी और वो व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ था. ठीक है. फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति वहां से चला गया तो लड़की उनकी तरफ मुड़ी और उन्होंने उससे उसका नाम पूछा. माई नेम इज आयरा, डॉटर ऑफ कानादास द आयरन स्मिथ. वेलकम टू पाटलिपुत्र. ग्लैड टू मीट यू आयरा. आवर नेम आर भाविशा एंड ध्रुव. तो जब उन्होंने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया कि माई नेम इज आयरा और मैं डॉटर हूँ किसकी? कानादास की. ठीक है. तो वो बोलती है वेलकम टू पाटलिपुत्र. फिर उसके बाद वो बोलते हैं तुमसे मिलकर खुशी हुई. ग्लैड टू मीट यू आयरा. आवर नेम आर भाविश एंड ध्रुव. शश, कीप योर वॉइस डाउन. Do you see those soldiers marching past? They are heading to battle against a neighboring kingdom that has been troubling us. तो वो बोलती है धीरे बोलो. क्या तुम उन सैनिकों को, उन सोल्जरों को जाते हुए देख रहे हो? वे उस पड़ोसी राज्य से लड़ने जा रहे हैं जो हमको परेशान कर रहा है. Our king avoids war when he can, but also protects his people when needed. My father helped forge in many of the swords they carry, and my uncle is one of the soldiers in the group. I just came to see him off. I don't know when he will return. वो बोलती है जो हमारा राजा है वो जब भी हो सके युद्ध से बचते हैं, है ना. वो वॉर नहीं करवाना चाहते बट लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने लोगों की रक्षा भी करते हैं. और वो फिर बोलती है कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने वो जो तलवारें हैं, है ना, जो स्वॉर्ड हैं वो बनाई है जो वो सोल्जर्स लेके जा रहे हैं. और फिर वो बोलती है कि जो जो ये सोल्जर्स है ना उसमें से एक जो सोल्जर है वो मेरे चाचा हैं. कह रही है, वो कहती है कि मैं तो बस उन्हें देखने के लिए आई हूँ, विदा करने के लिए आई हूँ और मुझे नहीं पता कि वो कब तक लौटेंगे. द ग्रुप वॉचेस as an impressive procession of soldiers crosses a steady drawbridge
leading out of the city, some of horseback, and the army chiefs on elephant back. Then the three children cross the same drawbridge to enter the city. जो सोल्जर थे वो जो स्टडी ड्रॉब्रिज था उसको पार करके शहर से बाहर जाते हैं, है ना? और कुछ लोग उसमें घोड़े पर थे और जो आर्मी चीफ्स थे, है ना? जो सेनापति थे वो हाथी पर थे, ठीक है? और उसके बाद फिर जो 3 बच्चे थे उन्होंने उस पुल को पार करा और शहर में सिटी में एंटर हुए। What kind of bridge is this? asked Bhavisha. And is it a river below? This bridge keeps us safe, explained Ira. तो भविष्य पूछती है कि ये किस तरीके का पुल है और क्या है, ये नीचे नदी है क्या? फिर आयरा ने समझाया कि ये जो पुल है हमको सुरक्षित रखता है। It is lifted whenever there is a danger of attack on the city. And no, it is not a river, it is a moat. Once the drawbridge is lifted, it makes it more difficult to approach the fortifications. तो आयरा बताती है कि ये जो पुल है ये तब उठाया जाता है जब शहर पर हमला होने का खतरा होता है। और वो बोलती है कि ये नदी नहीं है, यह एक खाई है, ठीक है? और फिर वो बताती है जब पुल उठता है तो किले के पास जो उनका फोर्ट है वहां पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कैन यू सी दोज हिल्स एंड फॉरेस्ट इन द डिस्टेंस? दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर, हर्ब्स एंड many other valuable resources. Elephants for the army are also captured from the forest and trained for the army. तो आयरा बोलती है कि क्या तुम दूर की ये जो हिल्स हैं और वो जो वहां पे फॉरेस्ट है उसे देख रहे हो? वहां से हमें लकड़ी, दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ और कई काम की चीजें मिलती हैं। और वो फिर बोलती है कि सेना के लिए जो एलिफेंट्स का यूज करा जाता है ना? वो भी हम वहीं से पकड़ कर लाते हैं और उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है। What is the opening in that hill? asked Dhruv. It is a cave. Our king is getting it carved out of for a community of monks. I hope we can visit it when it is finished. उस पहाड़ी में जो खुला हुआ है वह क्या है? ध्रुव पूछता है ये। तो आयरा बताती है कि वह एक गुफा है जो हमारे किंग है, जो हमारा राजा है, वे उसे उन साधुओं के लिए बनवा रहे हैं, है ना? और फिर वो बोलती है कि उम्मीद है जब वो बन जाएगी तो हम वहां जा सकेंगे। As they move through Patliputra, they take in its splendor, towering wooden ramparts with watchtowers, majestic places and buildings, lively streets. Ira gestures towards a bustling market filled with traders from distant land. जब वे पाटलिपुत्र से गुजरते हैं तो वे इसकी सुंदरता देखते हैं। ऊंची लकड़ी की दीवारें और टावर, बड़े महल और इमारतें और भीड़ भाड़ वाली सड़क। आयरा एक भीड़ वाले बाजार की ओर इशारा करती है जहां दूर के देश से व्यापारी आते हैं। यू मस्ट विजिट अवर मेन मार्केट बिफोर यू लीव। अवर किंग वेलकम्स travelers from all over, so you will get silk from China, spices and gem from the south, fine clothes from different regions. There is nothing you won't find in Patliputra. तुम यहाँ से जाने से पहले हमारा बड़ा बाजार जरूर देखना।
हमारे राजा दूर-दूर से आए लोगों का स्वागत करते हैं। यहाँ तुम्हें चाइना से सिल्क, साउथ से स्पाइसेस एंड जेम्स और फाइन क्लोथ्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स अम, ये सब चीज़ें मिलेंगी और पाटलिपुत्र में सब कुछ मिलता है, आयरा बताती है। What are those people over there doing? asked Dhruv. Oh, these are street acrobats. They build human pyramids, sing and dance, or act in short plays to entertain people. Sometimes they perform in front of the king. Your king sounds very powerful, remarked Bhavisha. Does he rule the region around पाटलिपुत्र? वो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? ध्रुव ने ये पूछा। ओ, ये सड़क पर खेल दिखाने वाले लोग हैं। ठीक है, एक्रोबैट्स उन्हें बोलते हैं, सड़क पे जो खेल दिखाने वाले लोग होते हैं। ये लोग पिरामिड बनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और छोटे-छोटे नाटक करते हैं ताकि लोगों को खुशी मिल सके और लोग एंटरटेन हो सके। कभी-कभी ये राजा के सामने भी अपना खेल दिखाते हैं। तुम्हारे राजा तो बहुत ताकतवर लगते हैं, ध्रुव ने कहा। क्या वे पाटलिपुत्र के आसपास का इलाका भी चलाते हैं? Much more than that, answered Ira. He rules over a vast land far, far beyond this city. His authority extends over many villages, towns, and kingdoms. My uncle told me that it takes close to 2 months on horseback to reach the borders of the territory. उससे भी ज्यादा, आयरा आंसर्ड। आयरा ने बताया कि वह बहुत बड़ी जगह का राजा है जो इस शहर से बहुत दूर है। आयरा बताती है उसके राज्य में कई गांव, शहर और राज्य आते हैं और वो बोलती है कि मेरे चाचा ने बताया कि घोड़े से वहां की सीमा तक पहुंचने में लगभग 2 महीने लगते हैं। That sounds bigger than just a kingdom. What do you call it? It is called an empire, Ira stated with evident pride. ये तो किसी एक राज्य से भी बड़ा लगता है। इसे क्या कहते हैं? इसे एम्पायर बोलते हैं, साम्राज्य कहते हैं, आयरा ने गर्व से कहा। इस पेज के राइट साइड में आपको एक वर्ड दिया गया है, चलो उसको रीड करते हैं और फिर इसका मतलब समझते हैं। Tributary. A tributary in our case is a ruler or a state that has submitted to an employee and pays tribute, that is money, gold or other precious metals, grain, livestock, elephant or other valuable goods produced in their kingdom and is given to the emperor as a sign of submission, loyalty or respect. A synonym for tributary is a vassal. And another way to express this is to say that the tributary or vassal kingdoms accepted the emperor's overlordship. यहाँ पर ट्रिब्यूटरी का मतलब ये है कि वह राजा या राजे जो एम्परर को अपना मान चुके हैं और वो उनको क्या देते हैं? भेंट देते हैं, है ना? ट्रिब्यूट देते हैं, जैसे चाहे पैसा दे, सोना दे, अनाज दे या कुछ प्रीशियस स्टोन्स दे या कुछ वैल्यूएबल चीज दे, है ना? और ये उनको क्यों दिया जाता है? सम्मान और वफादारी दिखाने के लिए, ठीक है? और ट्रिब्यूट ट्रिब्यूटरी को वेसल भी बोला जाता है, मतलब ऐसा राज्य जिसने एम्परर को अपना मालिक मान लिया हो। जैसे मैं मैं एम्परर हूँ, है ना? और यहाँ पे बहुत सारे किंगडम है, ठीक है? तो मैं तो हर किंगडम को नहीं चला सकती, है ना? जब अगर मेरे उसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं किंगडम आ जाए तो मैं बहुत सारे किंगडम को चला नहीं सकती। तो मैं तो अपने नियर जो मेरे नियर होंगे, नियर नियर वंस को ही चला सकती हूँ। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप इन सब किंगडम को रूल करो, बट ओवरऑल जो हेड है वो तो मैं हूँ, जैसे मैं बोलूँगा वैसे चलेगी, बट आप इसे चला सकते हो।
तो वो हो गया एम्परर। बट आप मैंने आपको उसको चलाने के लिए दिया, बट आप मुझे इसके बदले में कुछ वैल्यूएबल चीज़ दोगे। ट्रिब्यूटरी कहते हैं। What is an empire? The word empires come from the Latin imperium, which means supreme power. Simply put, an empire is a collection of smaller kingdoms or territories over which a powerful ruler or groups of rule exerts power, often after waging war against the smaller kingdoms. एम्पायर वर्ड लैटिन वर्ड इम्पीरियम से आया है। एम्पायर का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा क्षेत्र जो कई छोटे राज्यों से मिलकर बना होता है, जिस पर एक शक्तिशाली शासक राज करता है। The smaller territories still had their own rulers, but they were all tributaries to the emperor, who ruled the whole territory from a capital, usually a major center of economic and administrative power. हर छोटे इलाकों में अपने-अपने राजा होते थे, है ना? जो एम्परर को अपना हेड मान चुके थे और वो एम्परर को उसके बदले क्या देते? ट्रिब्यूट पे करते थे, है ना? और जो एम्परर होता था, वो अपनी कैपिटल से पूरी एम्पायर में राज करता था। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको ट्रिब्यूटरी वाली बात बताई थी। In ancient Sanskrit text, words commonly used for emperor made this clear. They included Samraj, meaning the lord of all or supreme ruler, Adhiraj or overlord, and Rajadhiraja or king of kings. एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में एम्परर के लिए कुछ वर्ड्स यूज करे जाते थे, जैसे सम्राज सबका मालिक, अधिराज सबसे ऊंचा राजा और राजधिराज राजाओं का राजा। इंडियन हिस्ट्री इज फुल ऑफ एम्पायर्स। दे रोज, एक्सपैंडेड, lasted for a while, declined and disappeared. In fact, the last empire that ruled the subcontinent existed less than a century ago. But now it is not the time to tell that story. We start at the other end of time so we may understand how empires functioned in the distant past and how they deeply impacted India's evolution at all levels political, economic, social, and cultural. भारत का इतिहास कई साम्राज्यों से भरा है। वे बने, फैले, कुछ समय तक रहे, फिर कमजोर होकर क्या हुए? खत्म हो गए। आखिरी साम्राज्य तो लगभग 100 साल पहले ही था, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बहुत पुराने समय से शुरुआत करेंगे ताकि समझ सके कि पुराने साम्राज्य कैसे चलते थे और उन्होंने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर क्या असर डाला। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दे रखे हैं एम्पायर के, तो वो आप रीड कर लीजिए। लेट्स एक्सप्लोर। Empires extended over vast areas and had diverse people with different languages, customs, and cultures. How do you think the emperors made sure that they lived in harmony? Discuss in groups and share your thoughts with the class. Looking at the many challenges involved in managing an empire, why should a king be so keen to expand his kingdom into an empire and become an emperor? Here are few possible answers. See if you can think of few more. चलिए एम्पायर के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो एम्पायर्स थे वो बहुत बड़े इलाकों में फैले होते थे, है ना? वहाँ पे अलग-अलग तरह के लोग रहते थे जिनकी भाषा, परंपरा और संस्कृति ये सब अलग होती थी। तो आप क्या सोचते हैं जो वहाँ का एम्परर था, वो कैसे श्योर होता था कि जो सब लोग कैसे मिलजुल कर और शांति से रह रहे हैं, है ना? आप
इस चीज़ को अपने ग्रुप्स में डिस्कस करिए और अपने थॉट्स को क्लासरूम में जाके शेयर करिए। एम्पायर चलाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी राजा अपने राज्य क्यों बढ़ाना चाहता है और एम्परर क्यों बनना चाहता है? नीचे कुछ आंसर्स दिए गए हैं और सोचिए, क्या आप कुछ और कारण बता सकते हैं? An ambition to rule the entire world, a metaphor for controlling large territories and ensuring that they would be remembered for posterity. A wish to bring large area under control and gain access to their resources to build economic and military strength. A desire for great wealth for himself and for the empire. In return for tribute and loyalty, emperors generally allowed regional kings or chief to continue to govern their areas. फर्स्ट रीजन क्या था? राजा की ये इच्छा होती थी कि वह पूरी दुनिया पर राज कर सके और लोग उसे हमेशा याद रखें। मतलब पोस्टेरिटी, मतलब जो आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, वो भी उस राजा को याद रख सके। वह ज़्यादा इलाकों पर राज करना चाहता था ताकि वहाँ का जो धन और जो चीज़ें हैं वहाँ की, उससे वो अपने साम्राज्य और सेना मजबूत बना सके। ठीक है? थर्ड रीज़न क्या था? वह खुद और अपने साम्राज्य के लिए बहुत सारा धन पाना चाहता था। जो रीजनल किंग्स और चीफ्स थे, अगर वो एम्परर के साथ लॉयल्टी के साथ रहते थे और उसे ट्रिब्यूट देते थे, तभी वो उन लोगों को, जो उनके आस-पास के एरियाज़ है, उनको उसमें राज करने देता था। लेट्स एक्सप्लोर warfare apart. What other methods do you think the rulers might have used to expand their empires? Pen your ideas and share them with your class. आइए जाने कि युद्ध के अलावा राजा अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाता था। सोचिए और अपने आइडियाज शेयर करिए अपने क्लास में। ट्रेड, ट्रेड रूट्स एंड गिल्ड्स, conducting military campaigns, especially in distant land, is not as simple as it might seem. Maintaining an army is a costly affair. Soldiers need to be fed, clothed, equipped with weapons, and paid. Elephants and horses need to be cared for. Roads or ships have to be built, and so on. All this requires considerable economic power, control over the workforce, and access to resources. इसमें बोला जा रहा है कि दूर के इलाकों में युद्ध करना आसान नहीं होता। सेना को चलाने में भी बहुत खर्चे होते हैं और जो सोल्जर्स हैं, है ना? उनको उनको भी खाना, कपड़े, हथियार और पैसे देने पड़ते हैं। हाथी घोड़ों की भी देखभाल करनी होती है। सड़क और जहाज बनवाने पड़ते हैं। इन सब के लिए पैसा, लोग और साधनों की ज़रूरत होती है। We can now understand that economic activity, especially production and trade, is one of the keys to maintaining an empire and ensuring people's welfare and quality of life, which a good ruler should be concerned with. Therefore, establishing and controlling trade routes all over empire territory and beyond is of great importance. अब हम जानते हैं कि व्यापार और चीजें बनाना लोगों की भलाई और साम्राज्य को चलाने के लिए जरूरी है। इसलिए व्यापार के रास्ते बनाना और उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। That way, the goods traded will grow in quantity and variety, and more trade means more income for the producers and increased tax collection for the ruler. इस तरह चीजें ज्यादा और तरह तरह की बिकेंगी, जिससे क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा, है ना? ट्रेड बढ़ेगा और
जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो राजा है ना, रूलर है, उसको क्या होगा? ज़्यादा टैक्स मिलेगा। रिटर्निंग टू द केस ऑफ एंशिएंट इंडिया, व्हाट वुड हैव बीन द traded good? There is plenty of evidence on this, at least both from the literature and archaeological excavation. Textiles, spices, agricultural produce, luxury items such as gems and handicraft product, and various animals were among the main items of trade. All this brisk trade was not limited to India. Many Indian goods traveled towards distant countries by land or sea. प्राचीन भारत में कौन-कौन सी चीज़ों का व्यापार होता था, इसके बारे में हमें लिटरेचर से पता चला और आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से, मतलब खुदाई से, है ना? उससे हमको क्या मिली? काफ़ी जानकारी मिली थी, ठीक है? और प्राचीन भारत में कपड़े, मसाले, अनाज, कीमती पत्थर और जानवरों का व्यापार होता था। यह व्यापार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दूर-दराज के देशों तक फैला हुआ था, जहाँ ये चीजें जमीन और समुद्र के रास्ते से भेजी जाती थी। More often than not, traders were not just isolated individuals carrying out their own business. They soon understood the benefits of joining forces and creating guilds. Guilds were powerful associations of traders, craftsmen, moneylenders, or agriculturists. As far as evidence shows, a guild had a head and executive. अक्सर जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो अकेले काम नहीं करते थे। उन्होंने समझ लिया था कि मिलकर काम करना अच्छा होता है ना? गिल्ड का मतलब क्या होता है? गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल लाइक ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन, है ना? मनी लेंडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट, जो एक साथ मिलकर काम करते और उनको सपोर्ट करते एक दूसरे को, है ना? तो उन्होंने समझ लिया था कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और हर एक गिल्ड का एक नेता होता था जिसे चुना जाता था और वही सारे काम देखता था। Executive officers who were supposed to have all kinds of ethical qualities. Two things made the Traders Guild a remarkable institution. First, they brought together people who ended up being collaborators. गिल्ड का एक नेता और होता था और उसके कुछ मदद करने वाले लोग होते थे जिनके अच्छे स्वभाव होने चाहिए थे। व्यापारी गिल्ड, है ना? व्यापारी गिल्ड इसलिए खास था क्योंकि इसमें लोग मिलकर एक दूसरों की मदद करने लगे थे rather than competitors, as they realized that sharing resources and information on market supply and demand, workforce, etc., was to everyone's benefit. Second, as an ancient text put it, cultivators, traders, herdsmen, moneylenders, and artisans have authority to lay down for the respective classes. In other words, guilds have the autonomy to create their own internal rules, and the king was not to interfere with them. And why should he if trade flourished? वो लोग आपस में कंपटीशन करने के बजाय मिलकर काम करते थे क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जानकारी और सामान आपस में बांटने से फायदा होता है। और सेकंड था कि एक एशियन टेक्स्ट के अनुसार कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन, मनी लेंडर्स एंड आर्टिशियंस, जी जो ये लोग हैं, है ना? अपने अपने कामों के इन्होंने क्या कर लिए थे? नियम खुद बनाने लग गए थे ये लोग, है ना? बना सकते थे, है ना? इसका मतलब ये है कि गिल्ड अपने नियम खुद बनाते थे और राजा उसमें दखल नहीं देता था। और जब व्यापार अच्छा चल रहा हो तो राजा राजा को दखल देने की क्या ही जरूरत थी।
Guild spread over large part of India's and endured for centuries. Even after they ceased to exist formally, their spirit continued to influence India's trade and business activities, sometimes even to this day. The institutions of guilds provide an excellent example of the self organizing abilities of Indian society. The ancient village unit, with its various committees and councils, provide another, indeed, an enlightened ruler would let people organize themselves and refrain from interfering if their local institutions worked satisfactorily. गिल्ड भारत के कई हिस्सों में फैली थी और बहुत लंबे समय तक वह चली, है ना? और जब वे खत्म भी हो गई थी तब भी उनका असर व्यापार पर बना रहा। आज भी कभी-कभी गिल्ड जैसी संस्थाएं यहाँ दिखती हैं कि भारत में लोग खुद मिलकर काम करने में कितने अच्छे हैं। पुराने गांव की व्यवस्थाएं जिसमें समिति और पंचायतें होती थी, इसका एक अच्छा उदाहरण है ना? एक समझदार राजा लोगों को अपने काम खुद करने देता था और अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो उसमें दखल नहीं देता था। Let's explore. Observe the map of the trade routes. Identify geographical features that help the traders travel across the subcontinent. Second, what mode of transport on those roads do you like were available at that time? इसमें बोला गया है कि ट्रेड रूट वाला मैप देखो, उसके रास्ते समझो और सोचो जो ट्रेडर्स थे वो कैसे ट्रैवल करते थे, है ना? और सेकंड में बोला गया है कि तुम्हें क्या लगता है उस समय लोग सड़क पर कौन-कौन से साधन इस्तेमाल करते थे, कौन-कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे उन रोडों पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।